वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 क्लास को लेकर। ये MCQ क्लास रहने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो, ठीक है। देखिए कुछ दिन तक आपके जो वीडियो नहीं आ रहे थे, रीजन था आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलता है। मुझे फिर ये लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अच्छी नहीं लग रही है क्लास, आपको पसंद नहीं है, आप कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, बेहतर आपको कहीं पढ़ाया जा रहा है, तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। लेकिन फिर आपके कमेंट आते हैं, फिर आपके मैसेज आते हैं कि सर क्लास, फिर आपके कॉल आते हैं सर क्लास रेगुलर करिए। आप लोगों की कमी क्या है? आप लोग जब क्लास कराया जाता है डेली, अभी मैं 2 क्लास देने को तो 3 क्लास दिन में 3 क्लास दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। व्यूज लाइक ये सब चीज़ें आती ही नहीं, तो डिमोटिवेट होना पड़ता है कि क्या ही हम पढ़ा रहे हैं, क्या ही आप पढ़ रहे हैं। इस वजह से क्लास फिर नहीं देते हैं। फिलहाल अभी देना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोगों का। सब लोगों के देखिए 2-4% लोग हैं तो उनका भविष्य ना, जो सीरियस हैं, जो हमारे भरोसे हैं, तो भैया उनको हम नहीं अंधेरे में रख सकते, उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो टॉपिक वाइज क्लास 38 टॉपिक से MCQ हम करवा रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा समान चोटें और बीमारी, आपके सिलेबस में दे रखा है। 38 टॉपिक में से ये दे रखा है। इसके पहले का हमने बताया था प्राथमिक देखभाल की आवश्यकता, वो कंप्लीट कर दिया था। अब हम इसी में देखेंगे समान चोट और बीमारी, ये सभी फर्स्ट एड्स के ही आपके टॉपिक से हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 5 ऑप्शन वाले प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो तैयारी सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से आप कर रहे हैं। बस यही बोलूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें बिना स्किप किए हुए, और जब कंटेंट सही लगता है तो लाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। टॉपिक शुरू करने से पहले छोटी सी स्टोरी है, उसको हम सुना देते हैं आपको, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उससे मैं रिलेटेड किया हूँ, ठीक है। आपकी ये जो टॉपिक है उसी से रिलेट करके स्टोरी बनाया हूँ। एक गाँव था, बेलापुर नाम था उस गाँव का। वहाँ पे एनम दीपिका पाल, सविता प्रजापति, आरती चौरसिया, आराधना वर्मा, अनामिका यादव और मनु उपाध्याय अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आई थी, ठीक है। ट्रेनिंग पूरी करके उस गांव में आई थी। वे सभी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो स्वास्थ्य केंद्र जो CSC हो, PSC हो या फिर SC हो, यहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। अब लेकिन अभी इनकी असली परीक्षा या असली परीक्षा भी बाकी थी। कैसे, आइए उस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से देखिए एक भयानक दुर्घटना होती है, ठीक है। दुर्घटना में क्या क्या होता है उस चीज को अब हम समझेंगे। एक दिन गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। गांव के कई लोग घायल हो गए, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी को गंभीर चोट लग गई थी, एक बच्चा बेहोश पड़ गया था, ठीक है। एनम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अब जो ये टीम थी जो अभी हमने आपको बताया, अनामिका, मनु उपाध्याय और आरती चौरसिया, इनकी पूरी टीम पहुंचती है। तो देखिए सबसे पहले दीपिका पाल क्या करती हैं। दीपिका पाल का काम क्या यहाँ पे क्या होता है, तो दीपिका पाल एक आदमी की हड्डी जगह से टूटी थी, वह टूटी हुई थी और अंदर से खून बह रहा था। दीपिका ने तुरंत समझ लिया, ध्यान देना है, अंदर से खून बह रहा था, हड्डी टूटी हुई थी, अंदर से खून बह रहा था। दीपिका ने तुरंत समझ लिया कि यह उलझा हुआ अस्थिभंग है। कौन सा अस्थिभंग है? उलझा हुआ, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। उन्होंने टूटे हिस्से को बिना हिलाए डुलाए बांध दिया और जल्दी से अस्पताल भेजने का इंतजाम किया, ठीक है। इतना काम दीपिका पाल ने कर दिया जो आप उन्होंने पढ़ा था ट्रेनिंग के समय, या बुक में उन्होंने जो पढ़ा है कि भैया अगर जो ये आपका उलझा हुआ अस्थिभंग है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उनको सहारा दे देना है, ठीक है, ताकि स्थिर रहे, हिले डुले न, ताकि आगे और भी फ्रैक्चर बढ़ ना जाए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सावधानी पूर्वक बांध दिया और जल्दी से अस्पताल भेजने का इंतजाम कर दिया, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह से। तो दीपिका पाल ने अपना यहाँ पे रोल निभा दिया। देखिए सविता प्रजापति थी, अब उनको तो बैठना नहीं है, उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है। अब बहता खून वो देखती हैं, एक आदमी, भैया ट्रेन एक्सीडेंट बोल रहे हैं, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, भारी ट्रैक्टर से। तो अब एक औरत की टांग से खून तेजी से बह रहा था, बहुत तेजी से खून बह रहा था। तो सविता ने तुरंत कपड़े से दबाव दिया, ठीक है, कपड़ा लिया, तुरंत दबाव दिया और थोड़ा ऊपर उठाया ताकि खून बहना कम हो। फिर उन्होंने पट्टी बांध दी और महिला को सुरक्षित अस्पताल भेज दिया। तो यहाँ ने जो ट्रेनिंग में इनको पढ़ाया गया है कि भैया अगर आपका कहीं से तेजी के साथ ब्लड बह रहा है, तो जो हार्ट होता है, हृदय होता है, थोड़ा उससे ऊपर
थोड़ा उसे ऊपर उस भाग को उठा दें अगर संभव हो तो। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो, अगर फ्रैक्चर है तो उठाना हिलाना डुलाना ही रहता है। नॉर्मली ब्लड कटने के कारण ब्लड बह रहा है तो थोड़ा उठाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लड थोड़ा कम हो जाता है। जो हर्ट रहता है, पंप जो रहता है, पंप बहुत तेजी के साथ पंपिंग करता है, तो उसको जब थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे कर लेंगे तो वहाँ तक फिर जो ब्लड बह रहा है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसको ऊपर उठा दिया सविता प्रजापति ने, और वहाँ पे पट्टी बांधा, उठा के पट्टी बांधा और अस्पताल में भेज दिया। सविता प्रजापति ने अपना काम यहाँ पे कर दिया। अब बारी आती है आरती चौरसिया और जलने का केस। अब आरती चौरसिया एक औरत जो खाना बना रही थी, उसकी साड़ी में आग लग गई थी। जब तक लोग आग बुझाते तब तक उसकी स्किन जल चुकी थी। क्या हो गई थी? स्किन जल चुकी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आरती ने उस पर कोई घरेलू चीज, हल्दी, घी या फिर टूथपेस्ट, ये सारी चीजें जो नहीं होता है, इसको नहीं लगाई, बल्कि उसे तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या सीख मिलता है। इनको ट्रेनिंग में बताया गया था ना कि जलने पे हमको टूथपेस्ट का जो नहीं रहता है वो नहीं लगाना है, घी नहीं लगाना है, हल्दी नहीं लगाना है। जो घरेलू उपचार में लोग करते हैं अक्सर यही गलतियाँ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, हाँ, ठंडे पानी से आप धो सकते हो अच्छे से उसको, और ढील ढाल का जो कपड़े चिपक गए उसको भी, घाव से चिपक गए तो उसको भी निकालने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको आराम से रेफर कर दिया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन जल गई थी, लगभग 60-70% जल गया था। तो वहाँ पे ये कोई अपने तरफ से जो प्राथमिक उपचार हो पाया वो किया, रेफर ही करना इन्होंने उचित समझा तो रेफर कर दिया। अब देखिए, अब बारी आती है अनामिका यादव और डूबता हुआ बच्चा। अनामिका यादव ने गांव के एक तालाब में एक बच्चा डूब गया था। लोग उसे पानी से निकाल तो चुके थे, लेकिन वह सांस नहीं ले पा रहा था। अनामिका ने जल्दी से मुंह श्वसन शुरू किया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने खांसना शुरू किया और सांस लेने लगा। अब बारी आता है मनु उपाध्याय। अब मनु उपाध्याय क्या करती हैं कि एक आदमी जो पेड़ पर चढ़ा था अचानक गिरकर रस्सी में फंस गया और बेहोश हो गया। मनु ने बिना वक्त गंवाए रस्सी काट दी और व्यक्ति को नीचे उतारकर सांस चेक की। वह बेहोश था लेकिन धड़कन चल रही थी। उन्होंने उसे सीधा लिटाया, टाइट कपड़े ढीले किए और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। तो इससे क्या सीख मिली? गांव वालों ने क्या देखा? ये गांव वालों ने पहली बार देखा कि एनम बहन सिर्फ टीके लगाने या बुखार चेक करने के लिए नहीं होती हैं। ध्यान देना है। अब क्या होता है कि बोलते हैं यार एनम ही तो है, टीका लगाती हैं, बुखार चेक करती हैं और क्या करती हैं। नहीं भैया, आपातकाल में जान बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं एनम बहन। तो ये होता है एनम की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो एनम को हर एक चीज पता होता है। तब गाँव वालों ताजुब हो गए और बहुत तारीफ किया उन बहनों का, सभी बहनों का बहुत तारीफ किया। तारीफ करते हुए वहां से बोला गया क्या, दीदी आप लोगों ने आज बहुत लोगों की जान बचा ली। गांव की महिलाओं ने कहा, गांव की महिलाएं जो आसपास इकट्ठा थी तो उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि दीदी आप लोगों ने आज बहुत लोगों की जान बचा ली। गांव की महिलाओं ने कहा। और सविता प्रजापति मुस्कुराई और बोली, ठीक, उनमें से भैया सविता प्रजापति को प्राउड फील हो रहा है कि हाँ भैया हमारी तारीफ हो रही है। तो ये मुस्कुराकर बोली कि यही तो हमारी ट्रेनिंग थी, जीवन बचाना ही हमारा असली काम है। उस दिन के बाद गांव के लोग एनम बहनों को और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे और स्टूडेंट ने भी ये ठान लिया हमें भी ऐसी बहादुर और काबिल नर्स बनना है। तो छोटी सी स्टोरी थी जो आपसे रिलेट करके मैं बताया हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट हो, आप पढ़ने में अच्छा अपना मन लगाएं और आप अपने आप को पहचान पाएं कि हम एनम हैं तो हमारा काम क्या है। इसलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी बताया आपको। अब हम एमसीक्यू करते हैं। जितने भी सारे एमसीक्यू का व्याख्या होगा वही छोटी सी कहानी के रूप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ सीख मिले, थोड़ा इंटरेस्टेड लगे, आप थोड़ा रुचि बढ़े, जानने की इच्छा हो, मन लगे, बोर फील ना हो। इसलिए मैं आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बोल के रखा है कि सबसे अलग और सबसे हट के, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं, अपनी देसी भाषा में हम चीज़ को पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। ये चीज़ मैंने आपको बोला है। मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं आपको इतना अच्छा प्रिपेयर कर देता कि आप खुद ब खुद आप पेपर देने नहीं जाते, आप पेपर सेट करने जाते। ऐसा लगता कि आप खुद एग्जामिनर बन गए हो। इस तरीके से मैं आपको तैयारी कर देता। लेकिन क्या वही कर सकते हैं भैया, हमारे पास तो इतना धनी आदमी है नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं। फिलहाल कोशिश पूरी है। पहला प्रश्न है कि
कैसे होते हैं? कुचले हुए घाव होते हैं, या फिर तेज धार वाली वस्तु से साफ कटे होते हैं, या फिर चोट लगने से सूजन वाले घाव होते हैं, या फिर सिर्फ सतही स्क्रैच होते हैं, या फिर इनमें हमेशा पस बनती है। 5 ऑप्शंस हैं, आप बताइए। कटे हुए भाग आपने पढ़ा है थियरी में, हम अच्छे से आपको फिगर सहित दिखा के बताए थे कटे हुए भाग कैसे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेज धार वाली वस्तु से साफ कटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। मान लो रामू काका लकड़ी काट रहे थे, यहाँ पे देखिए, मान लो रामू काका लकड़ी काट रहे थे और गलती से कुल्हाड़ी उनके हाथ में लग गई। अब कुल्हाड़ी की धारदार भाग सीधा चमड़ी और अंदर की रक्त नलिकाओं को साफ साफ काट देगा, जिससे खून बहने लगेगा। ऐसे घाव को ही कटे घाव कहते हैं। याद आया आपको कुछ? बिल्कुल सर, याद आ गया। इसको देखिए, कुल्हाड़ी से, ब्लेड से, जो भी धार वाली चीजें हैं अगर उससे कट जाता है उसी को हम कटे वाले घाव कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर तेज धार वाली चीजों से होती है, जैसे चाकू, ब्लेड, कांच का टुकड़ा। इनमें खून तेजी से बहता है क्योंकि रक्त नलिकाएं सीधे कट जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, फिगर भी नहीं दिखाएंगे तब भी आप आसानी से बना लोगे कि कटे वाले भाग क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चिथरे हुए घाव, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, चिथरे हुए घाव किस कारण से होते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। मशीन के पुर्जे या कांच के टुकड़े से, हल्की खरोच से, जलने की वजह से, या फिर ठंडी चीज़ों के संपर्क में आने से, या फिर बुखार की वजह से। बुखार कैंसिल करना है, ठंडी चीज़ों वाला कैंसिल करना है, जलने वाला कैंसिल करना है। अब चिथड़े हुए घाव, अब देखिए मशीन के पुर्जे होगा कि हल्की खरोच होगा? हल्की खरोच तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मशीन के पुर्जे या कांच के टुकड़े से। देखिए बबलू मिस्त्री, सोचो कि बबलू मिस्त्री फैक्ट्री में काम कर रहा था और अचानक मशीन का पुर्जा फिसल कर उसके हाथ में लगा। ठीक है, उसका हाथ कटने के बजाय फट गया। ठीक है, किनारे टेढ़े मेढ़े हो गए। यह घाव लैसरेटेड वाउंड कहलाता है। ठीक है, जो मशीन कांच के टुकड़े या जानवरों के पंजों से हो सकता है। इसमें खून ज़्यादा नहीं बहता क्योंकि नसें चिथड़ी हो जाती है, जिससे रक्त बहाव रुक कर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि नसें चिथड़ी हो जाती हैं, जिससे रक्त बहाव रुक कर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि कुचले हुए घाव में कौन सा लक्षण होता है? ठीक है, बताना है कुचले हुए घाव में कौन सा लक्षण होता है। आपके पास ऑप्शन है, हड्डी दिखने लगती है, खून बहता है लेकिन नसें साफ कटती नहीं है। आपके पास ऑप्शन हैं, हड्डी दिखने लगती हैं, खून बहता है लेकिन नसें साफ कटती नहीं, सूजन और अंदरूनी रक्तस्राव होता है, इसमें पस बन जाती हैं, त्वचा जल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूजन और अंदरूनी रक्तस्राव होता है। इसको भी कहानी के अनुसार हम समझेंगे। सोचो गुड्डू पहलवान ने जोर से मुक्का मार दिया और हाथ या पैर पर गहरी चोट आ गई। ठीक है, क्या बोला है कि सोचो गुड्डू पहलवान ने जोर से मुक्का मार दिया और हाथ या पैर पर गहरी चोट आ गई लेकिन चमड़ी नहीं फटी। ऐसे घाव को कुचले हुए घाव कहते हैं। कुचले हुए घाव में क्या रहता है? चमड़ी नहीं फटती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें खून अंदरूनी रूप से बहता है, जिसमें चोट वाली जगह नीली या काली पड़ जाती है और सूजन आ जाती है। यह घाव मुक्के गिरने, किसी भारी चीजों से टकराने से हो सकता है। जैसे कि आपके पैर, ये हाथ पे है, ठीक है, इस पे हथौड़ा मार दें, या फिर आपका सर दीवार से टकरा जाए, तेजी के साथ आप जा रहे हो, टकरा गया सर दीवार से, तब भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पंचर घाव क्या होता है, छिद्रित घाव क्या होता है? नाम ही लिखा है इसका, पंचर घाव, पंचर वाउंड। इसके कारण किस कारण से होते हैं? देखिए कुल्हाड़ी से कटने से, अभी हमने आपको बताया कुल्हाड़ी से तो नहीं होगा, किसी नुकीली चीज जैसे सुई, चाकू, कील से ये भी नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा? जी हाँ सर, ये तो होगा। नुकीली चीज बोला है, पंचर बोला है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्म चीज, किसी रगड़ से, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में कैसे याद रहे? मान लो मुन्ना भाई खेत में नंगे पाँव जा रहा था। मुन्ना भाई, ठीक है, मान लो मुन्ना भाई जानते हो ना, मुन्ना भाई खेत में नंगे पाँव जा रहा था और अचानक पैर में कील चुभ गई या फिर कांटा ही चुभ गया। ठीक है, बड़े बड़े कांटे नहीं रहते हैं, जैसे कि सर बेल का आपने देखा, बेल शरबत जो पीते हैं उसका कांटा कितना बड़ा बड़ा रहता है, बेल हुआ और बबूल का हुआ, ये सारे
बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो यही चुभ गया इनको, ठीक है। अब बाहर से छोटा छेद दिखेगा लेकिन अंदरूनी चोट गंभीर हो सकती है, क्योंकि कील या सुई गहराई तक जा सकती है। ऐसे घाव को छिद्रित घाव या फिर पंचर्ड घाव कहते हैं। इनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए सही प्राथमिक उपचार जरूरी होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाव के प्राथमिक उपचार में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है घाव पर हल्दी लगाना, अभी ऊपर हमने आपको कहानी में बताया ना, घाव पर हल्दी लगाना, या फिर चोट वाले अंग को ऊपर उठाना, या फिर खून रोकने के लिए साफ कपड़ा या बैंडेज लगाना, या फिर घाव को तुरंत दबाना और स्थिर रखना, या फिर डॉक्टर के पास जाना। अच्छा ऑप्शन है, आप बताइए। बस ऑप्शन दो यहाँ पे देखिए, सी और डी में आपको लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि साफ कपड़ा या बैंडेज लगाना, घाव को तुरंत दबाना। अगर तुरंत आप कैसे दबाओगे, कपड़े से ही दबाओगे ना, हाथ से दबाओगे तो भैया आपके हाथ साफ नहीं है, आपका हाथ साफ नहीं है, आपके हाथ में बैक्टीरियाज हैं तो उसके घाव पे चले जाएंगे, घाव इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ठीक है, स्थिर रखना बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे घाव को तुरंत दबाना, किससे दबाना, हाथ से दबाना नहीं, घाव को दबाना है, खून को रोकने के लिए साफ या कपड़ा या बैंडेज लगाना, या फिर साफ कपड़े से ही डायरेक्ट उसको दबा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टोरी से समझते हैं इस चीज़ को। अगर पप्पू किसी चीज़ से चोट लग जाए, ठीक है, पप्पू को किसी चीज़ से चोट लग जाए और खून बहने लगे तो सबसे पहला काम घाव को साफ और सूखे कपड़े से ढकना होता है। इससे खून का बहाव धीरे होगा और संक्रमण का भी खतरा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा साफ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद घाव को ऊपर उठाने और दबाव डालने से खून का बहाव और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टोरी में हमने आपको ये चीज़, इसीलिए मैं स्टोरी सुनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए जो टर्निकेट का इस्तेमाल होता है ये कब लगाया जाता है? जब खून बहना बंद ना हो। ऑप्शन है जब खून बहना बंद ना हो, मामूली चोट में, सिर्फ जलने के घाव में, हल्के स्क्रैच में, किसी भी चोट में तुरंत। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। घाव को पहले हम वैसे ही रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो आप लगा रहे हैं टूर्निकेट, ये भी अगर ज़्यादा तेज़ी से बांध दिए तो भी ये दिक्कत होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ये भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो जब खून बहना बंद ना हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब खून बहना बंद ना हो तब इस्तेमाल करते हैं, और घाव से पहले हमेशा बांधते हैं। जैसे कि यहाँ थे आपका घाव, यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे हम बांधेंगे, इस जगह पे बांधेंगे, ना कि इस जगह पे, ठीक है। ये हथेली है आपका, ठीक है, ये पंजा है और कटा है यहाँ आपकी कलाई, तो आप यहाँ पे बांधेंगे, यहाँ पे नहीं बांधेंगे, यहाँ पे बांधेंगे, ठीक है, जो हृदय के एकदम पास में हो। देखिए अगर गब्बर सिंह ने गोली चला दी, अब गब्बर सिंह का नाम तो आपको पता है, शोले मूवी आपने देखा है ना, गब्बर सिंह ने गोली चला दी और वीरू, जय और वीरू थे ना, वीरू के हाथ से खून तेजी से बह रहा है, तो उसे बचाने के लिए टूर्निकेट लगाया जाता है। टूर्निकेट एक पट्टी होती है, इसे कसकर बांध दिया जाता है, लेकिन रक्तस्राव रुक जाए, इसे जरूरत से ज़्यादा देर तक नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि इससे अंग शून्य हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाव में यदि कोई बाहरी वस्तु जैसे कांच, लकड़ी का टुकड़ा फंसी हो तो क्या करना चाहिए? बताइए। डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ ना करें, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके पास, तुरंत बाहर निकाल देना, डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ ना करें, सिर्फ हल्के हाथ से बाहर निकालना, घाव को गीले कपड़े से ढक देना, सीधे पानी डाल देना। बताइए, ये भी ऑप्शंस अच्छे हैं, क्लोज हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ ना करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो ये रहता है कि जैसे कि कांच या लकड़ी का टुकड़ा फंस गया है तो उसको निकाला नहीं जाता है, ब्लड ज़्यादा बह रहा है तो उसी के ऊपर कपड़ा, ठीक है, साफ कपड़ा लगकर दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ हल्के हाथ से बाहर निकालना, ये गलत हो जाएगा। घाव को गीले कपड़े से ढक देना, ये भी गलत हो जाएगा, गीले कपड़े से ढकेंगे तो इन्फेक्शन और हो जाएगा। सीधे पानी डाल देना, ये भी नहीं हो सकता है। तुरंत बाहर निकाल देना, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकालना है, घाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ ना करें, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये होता कि उसी के ऊपर, ठीक है, जो वस्तु फंसी है उसी के ऊपर साफ कपड़े से दबाव डालें, ये तो आप सही कर देते फिर इसको, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर रामलाल के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया है तो उसे तुरंत बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से खून और तेजी से बह सकता है। पहले डॉक्टर से सलाह लें और सही प्रक्रिया अपनाएं, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाव को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए या फिर तेज प्रेशर वाली पानी से धोना चाहिए, सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए, या फिर हल्दी और नमक लगाकर छोड़ देना, या फिर साबुन से रगड़कर साफ करना।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हल्के गुनगुने पानी से धोना। ठीक है, अगर चिंटू गिर गया और घुटने के छिल गए हैं तो घाव को साफ पानी या हल्के गुनगुने पानी से धीरे धीरे धोना चाहिए। ज़्यादा तेज प्रेशर से धोने पर घाव और गहरा हो सकता है। साबुन से भी सीधा नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे जलन होने लगेगी। ठीक है, घाव को किससे ढकना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, घाव को किससे ढकना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, सॉफ्ट गॉज या बैंडेज से ढकना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो मरहम पट्टी करने से पहले घाव को साफ करना। ठीक है, मरहम पट्टी करने से पहले घाव को साफ करना। देखिए, अगर राजू को चोट लगी है तो सबसे पहले घाव को साफ पानी से धोना चाहिए, फिर मरहम पट्टी करनी चाहिए। गंदा घाव बिना धोए पट्टी बांधने से संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर कोई बाहरी वस्तु किसी के शरीर में घुस जाए तो सबसे सही प्राथमिक उपचार क्या है? तो सबसे सही प्राथमिक उपचार बताइए इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साफ कपड़े से ढककर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर बबलू भाई के पैर में लोहे की कील घुस गई तो उसे तुरंत खींचना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अंदरूनी खून ज़्यादा बह सकता है और आसपास की मांसपेशियां भी फट सकती हैं। सही तरीका यह है कि घाव को छेड़े बिना साफ पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर सही तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए उस वस्तु को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी के शरीर में कोई गहरी फंसी वस्तु हो तो उसे क्यों नहीं निकालना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास है, क्योंकि उसे अधिक दर्द होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रक्तस्राव होगा, क्योंकि वह खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। बताइए, या फिर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपरोक्त सभी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये बोला कि वह खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, तो कहाँ से उपरोक्त सभी होगा? हाँ, क्योंकि उससे अधिक दर्द होगा, दर्द हो सकता है, ये बात सही है, और इससे संक्रमण भी हो सकता है, ये भी बात सही है। अगर आप निकालेंगे, ठीक है, आप निकाल रहे हैं तो संक्रमण, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं उपरोक्त सभी तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब संक्रमण क्यों होगा भैया? डॉक्टर निकालते हैं तो संक्रमण हो जाता है? नहीं होता है ना। एंटीसेप्टिक उस पर लगाते हैं तो कहाँ से होता है? और डेली ड्रेसिंग करते हैं तो कहाँ से होता है? सोचो, गब्बर सिंह ने सांबा को भाले से घायल कर दिया। सोचो आप, गब्बर सिंह ने सांबा को, शोले का मूवी देखा है ना, सांबा बोलते हैं, सांबा कितने आदमी थे, गब्बर सिंह ने सांबा को भाले से घायल कर दिया। अगर भाले को जबरदस्ती खींचा जाए तो खून बहुत तेजी से बहने लगेगा और स्थिति और खराब हो सकती है। यही वजह है कि गहरी फंसी हुई वस्तु को खुद नहीं निकालना चाहिए बल्कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। घाव में फंसी बाहरी वस्तु के साथ प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? घाव में फंसी बाहरी वस्तु के साथ प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव के किनारों को दबाकर रक्तस्राव को रोकना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घाव वाले ही ज़्यादा प्रश्न आज हम लेके आए हैं। अगर छोटू के हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया है तो उसे कांच को निकालने की बजाय घाव को किनारे को दबाकर रक्तस्राव को रोकना चाहिए और फिर साफ पट्टी बांधकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जले हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जले हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जले हुए भाग को ठंडे पानी में डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगर गोलू किचन में गर्म चाय गिराकर जल गया है तो सबसे पहले उसे ठंडे पानी में डालना चाहिए। इससे जलन कम होगी और घाव ज़्यादा जलने से बचेगा। जनरली क्या बोलते हैं कि हम जल जाते हैं तो बोलते हैं पानी मत डालो नहीं तो फफोले पड़ जाएंगे। क्या काम करो? टूथपेस्ट लगा लो। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, उल्टा ही आदमी करता है। जो बोला जाता है वो नहीं करता है, जो नहीं बोला जाता है वो करता है। यदि कोई व्यक्ति बिजली से जल जाए तो उसे छूने से पहले क्या करना चाहिए? लकड़ी की चीज से बिजली का संपर्क तोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बबलू बिजली के तार से चिपक गया है तो उसे सीधे हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना बचाने वाले को भी झटका लग सकता है। लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी से बिजली का संपर्क तोड़ना चाहिए और फिर प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ठीक है, जलने के घाव में क्या नहीं करना चाहिए? जले हिस्से को ठंडे पानी में डालना चाहिए, ये तो है, ये तो करना चाहिए। छालों को फोड़ना चाहिए, अरे नहीं, छालों को क्यों फोड़ेंगे यार? जले हिस्से को ढककर डॉक्टर के पास, ये भी होगा। जले पर चूड़ी अंगूठी उतार दें, ये भी होगा। जले घाव को जीवाणु रहित घोल से साफ करें, ये भी सही होगा। लेकिन छालों को फोड़ना ये गलत हो जाएगा। अगर गुड्डू का हाथ जल गया है, उसमें छाले पड़ गए तो उन छालों को नहीं फोड़ना चाहिए। छाले प्राकृतिक तरीके से घाव को ठीक करने में मदद करते हैं और अगर इन्हें फोड़ा गया तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि जलने के प्राथमिक उपचार में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो क्या होता है सर, जले हिस्से को ठंडे पानी में डालना होता है। ठीक है, अगर चिंटू गर्म तेल से जल गया है तो सबसे पहले उसे ठंडे पानी में डालना चाहिए। इससे रक्तस्राव को ठंडक मिलेगी और इसमें त्वचा को ठंडक मिलेगी और जलने का असर कम होगा। हल्दी, तेल या घी लगाने से जलने की स्थिति बिगड़ सकती है। गंभीर रूप से जले हुए व्यक्ति को क्या देना चाहिए? तो क्या देना चाहिए सर, पानी या जूस देना चाहिए। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। जलने के घाव को ढकने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका ऊपर हमने आपको पढ़ाया, साफ गौज या कपड़े से ढकना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गंभीर जलन हो जाए तो उसे कैसे अस्पताल ले जाना चाहिए? स्ट्रेचर के बिना कंधे पर उठाकर ले जाना चाहिए क्या? नहीं सर। दौड़ते हुए उठाकर नहीं सर। लिटाकर आरामदायक स्थिति में? जी हाँ, ये हो सकता है। बिना प्राथमिक उपचार का अस्पताल ले जाना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, लिटाकर आरामदायक स्थिति में। अगर गुड्डू 60% जल गया है तो उसे आरामदायक स्थिति में लिटाकर अस्पताल ले जाना चाहिए। देखिए, मैं जलने बर्न से संबंधित जो है थियरी अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर पे कितना प्रतिशत हाथ जल गया तो कितना प्रतिशत है, सर जल गया तो कितना प्रतिशत जल रहा है उसको बोलेंगे, पैर जल गया तो कितना प्रतिशत जला है, पीठ जला है तो कितना है, पेट जला है, तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ थियरी में, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, मेरी थियरी जो मैंने पढ़ाया है ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ, कुछ नहीं छोड़ा हूँ, सब बता दिया हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने आसान देखा, 3 लाइन वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एनम आरती चौरसिया एक गांव में स्वास्थ्य शिक्षा दे रही हैं। उन्होंने महिला को बताया कि रसोई में जलने की घटनाएं कम करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है। अब एनम आरती चौरसिया एक गांव में स्वास्थ्य शिक्षा दे रही हैं। उन्होंने महिला को बताया कि अगर आप रसोई में जलने की घटना को कम करना चाहती हैं तो उसका सही तरीका क्या है। आपके पास ऑप्शन है, खाना बनाते समय सूती कपड़े पहने और स्टोव को जमीन से ऊंचा रखें। नायलॉन की साड़ी पहनकर खाना बनाना ज़्यादा सुरक्षित होता है। बच्चों को रसोई में खेलने देना चाहिए ताकि वे सीख सकें। अरे काहे सिखाएंगे यार, खाना बनाना सिखाएंगे, उनको खाना बनाना सिखाएंगे कि पढ़ाई सिखाएंगे। मिट्टी के तेल वाला स्टोव ज़्यादा सुरक्षित होता है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बताइए क्या करेक्ट होगा इसका आंसर। तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 ऑप्शन है। देखिए, एलपीजी गैस जलाने से पहले माचिस जला लेनी चाहिए ताकि गैस फैलने का पता चले, ये भी गलत हो जाएगा। अगर दीपिका शुक्ला रसोई में नायलॉन की साड़ी पहनकर खाना बना रही हैं तो वो आग पकड़ सकती हैं, इसलिए सूती कपड़े पहनना सबसे सुरक्षित होता है। इसके अलावा स्टोव को कम से कम 2 फीट की ऊंचाई पर रखना चाहिए ताकि छोटे बच्चे स्टोव तक न पहुंच सकें और जलने की दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंभीर व्यक्ति को गंभीर रूप से जल जाए और उसे सांस लेने में कठिनाई हो तो इनम को क्या करना चाहिए। अभी एम्स का पेपर हुआ था, एम्स का पेपर में बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न HIV एड्स से, और रीजन भी है एक ही टॉपिक उठाना, क्योंकि एम्स ने सिलेबस दिया नहीं था, बस इतना ही लिखा था कि नर्स से हम पूछेंगे। अब नर्स में कुछ भी आ सकता है, तो एम्स ने ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया किससे भैया, एड्स से। ठीक है, एड्स से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया, HIV से पूछा था और TB से पूछा था, बस और कुछ नहीं। इसी 2 टॉपिक में ख़त्म कर दिया पूरा 80 का 80 प्रश्न। ठीक है, और क्यों पूछा था ऐसा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस दिया नहीं था। अभी आपके में तो 38 सिलेबस आया है, 38 सिलेबस आया, तो इसी 38 टॉपिक से ही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा जो आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ना कि जैसे मन हो वैसे प्रश्न बना के चलूँ 100 प्रश्न करवाऊँ। नहीं सर, हमको आपके भविष्य को लेकर बहुत ही चिंता है और मेरा मोटू यही है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेरे इस प्लेटफॉर्म से हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जल जाए तो उसे सांस लेने में कठिनाई हो तो एनम को क्या करना चाहिए। एनम को क्या करना चाहिए बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि बताइए एनम का कार्य क्या है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जल जाए तो उसको क्या करना चाहिए सर, तुरंत अस्पताल या PHC रेफर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सविता प्रजापति ने LPG गैस की आग से जलने वाले मरीज को देखा और वह सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे तुरंत रेफर करना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत होने का मतलब है कि धुआं या गर्म हवा ने गले और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया है। घर पर कोई भी घरेलू उपाय जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, घरेलू उपाय नहीं बताना है आपको, आप एनम होना। अब देखिए, एनम दीपिका पाल किसी गाँव में बच्चों को जलने से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है बताइए।
अब देखिए 5 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, देखिए सी वाला इसका राइट हो जाएगा। सी वाला देखिए, माचिस, लाइटर और बिजली के उपकरण को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर किसी की हड्डी टूट गई है, अगर किसी की हड्डी टूट गई है और हड्डी बाहर दिख रही है तो प्राथमिक उपचार में सबसे जरूरी क्या है? बताइए, सबसे जरूरी क्या है प्राथमिक उपचार? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टूटी हड्डी को छेड़े बिना उसे स्थिर करना, जैसे मैंने आपको कहानी में बता दिया था पहले से ही, इसीलिए मैं कहानी बताया था ताकि आपको अभी यहाँ पे आसानी से आप बना पाओ। तो ये होता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। सीधा दिमाग में बना रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा सालों साल बना रहे, ठीक है। पेपर चाहे जब करवा लें, हम प्रश्न सही करके आएंगे। अगर अनामिका यादव पैर की हड्डी बाहर निकल गई है तो उसे बिल्कुल भी छूना या अंदर धकेलना नहीं चाहिए। हड्डी को सीधा रख कर बांधना और तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। हड्डी के अंदर बैक्टीरिया चले गए तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। समझे आप कि नहीं समझे? नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैक्चर के प्रकारों में जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर किसे कहते हैं? ऊपर अभी आपने पढ़ा है, तो किसे कहते हैं सर? जब हड्डी कई टुकड़े में टूटकर बिखर जाए, तो हड्डी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ये सब थियरी में मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, फिगर के माध्यम से बताया था। बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जब हड्डी हल्की मुड़ जाए लेकिन पूरी तरह ना टूटे, ठीक है। दरार आ जाती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसको बोलते हैं, हल्का सा। बच्चों को हड्डी नरम और लचीली होती है। अगर आरती चौरसिया के छोटे भाई के हाथ पर, अरे यार क्या हो गया, ऐसा ना हो, ठीक है। आप अपने पे मत ले जाना, जिनका नाम है छोटे के भाई के हाथ के फ्रैक्चर, कोई और मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। कोई वाई मान लीजिए, वाई व्यक्ति है, उसके छोटे भाई के हाथ पर जोर से प्रहार हुआ लेकिन हड्डी पूरी नहीं टूटी, सिर्फ मुड़ गई, तो इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम, ठीक है, मत लीजिए, भगवान ना करे किसी के भाई को चोट लग जाए ठीक है। अब जिनका नाम होगा उनके भाई को चोट मैंने लिख दिया यार, सॉरी यार, ठीक है, इसके लिए। चलिए, एनम को अस्थिभंग फ्रैक्चर वाले मरीज को अस्पताल भेजने से पहले क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूटे हिस्से को स्थिर करके बांधना और मरीज को सीधा लिटाना। देखिए नेक्स्ट, हड्डी टूटने का सबसे समान कारण क्या हो सकता है? बताइए सबसे समान कारण क्या हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है, गिरना या फिसलना, कैल्शियम की कमी, ज्यादा वजन उठाना, एक्सीडेंट, उपरोक्त सभी। बताइए क्या करेक्ट होगा? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। टूटी हुई हड्डी के प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए? वही प्रश्न है बार बार, कोई बात नहीं है। टूटी हड्डी को स्थिर करके स्प्लिंट बांधना। स्प्लिंट क्या रहता है? स्प्लिंट आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जरूरी नहीं है स्टील का स्प्लिंट हो तभी आप बांधो, आपके पास लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है तो लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपका पैर है, ठीक है, यहाँ से हड्डी टूटी है, एक यहाँ लगाना है लकड़ी, एक यहाँ लगाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर पट्टी बांध देना है, ठीक है, स्थिर हो जाएगा। पट्टी नहीं है सर, मोटे गद्देदार कागज लेके भी आप सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। स्प्लिंट का काम क्या रहता है? इस फ्रैक्चर को सपोर्ट देना, टूटी हड्डी को सहारा देना, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, स्प्लिंट का काम क्या है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया प्रश्न, और एक अच्छा प्रश्न है। गांव की एनम आरती चौरसिया को सूचना मिलती है कि एक महिला खाना बनाते समय जल गई हैं। जब वह पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जलन दूसरी डिग्री की है और महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस स्थिति में आरती चौरसिया को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वाह, बताइए, इतना बड़ा प्रश्न है क्या? गूगल पे है क्या ऐसा? यह कहानी मैं बनाया हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, जलने वाले हिस्से पर तुरंत कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, प्रभावित हिस्से पर हल्दी और घी नहीं, कहानी हम बता चुके हैं। मरीज को खूब पानी पिलाना और घर पर ही उपचार करना नहीं, तुरंत मरीज की पीएससी और सीएससी पर रेफर करना, या फिर ठंडे पानी से धोकर रुई से लपेट देना। बताइए क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? तो देखिए ऑप्शन को कट करिए, ठीक है,
ये ठंडे पानी से धोकर रूई लपेट देंगे यार, चिपक जाएगी घाव में एकदम, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगाना है, ठीक है। प्रभावित हिस्से पर हल्दी घी नहीं लगाना है। मरीज को खूब पानी पिलाना नहीं है। तुरंत मरीज को पीएचसी सीएचसी पे रेफर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ लो। देखो भैया, अगर कोई सेकंड डिग्री जल जाता है और साथ ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये मामला सीरियस हो जाता है। ऐसे में जल्दी से जल्दी मरीज को अस्पताल रेफर करना सबसे ज़रूरी है। देखिए, सेकंड डिग्री में आपके प्रश्न ऐसे भी बनता है, किस प्रकार के डिग्री का जलन है जिसमें दर्द नहीं होता है। तो बताइए किसमें दर्द नहीं होता है सर? ऑप्शन नंबर नहीं, डिग्री नंबर थर्ड। डिग्री नंबर थर्ड का अगर जलन हो गया है तो यहाँ पे दर्द नहीं होता है। दर्द जहाँ पे जलन है जिस हिस्से में, वहाँ नहीं होगा, लेकिन आसपास प्रभावित एरिया जो रहेंगे वहाँ पे जलन महसूस होगी। सबसे ज़्यादा दर्द होता है भैया फर्स्ट डिग्री में, सेकेंड डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है। फफोले भी पड़ जाते हैं सेकेंड डिग्री में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्स दीपिका पाल गांव में महिलाओं को जलने से बचाव पर स्वास्थ्य शिक्षा दे रही थी। उन्होंने बताया कि रसोई में कौन सा सुरक्षा उपाय अपनाने से जल्दी जलने की संभावना सबसे ज़्यादा कम होगी। अब बताइए, ऊपर हमने आपको करवा ही दिया है, ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। आपको याद करके रखना है, ठीक है। खाना बनाते समय ढीले कपड़े, सिंथेटिक कपड़े ना पहनना, स्टोव को फर्श से कम 2 फीट ऊंचा रखना, बच्चों को रसोई घर से दूर रखना, लालटेन मोमबत्ती जलते समय बच्चों को अकेला ना छोड़ना, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, व्याख्या पढ़ लेना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सविता प्रजापति एक ऐसे मरीज को प्राथमिक सहायता दे रहे हैं जिसकी हड्डी कई जगह से टूट गई है और अंदरूनी भाग को भी चोट लग गई है। यह कौन सा प्रकार का अस्थिभंग है? कौन सा फ्रैक्चर है आपको बताना है। तो ये कौन सा है भैया? कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ही उलझा हुआ अस्थिभंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी उलझा हुआ। व्याख्या पढ़ लेना। जब हड्डी टूटने से सिर्फ हड्डी ही नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी भाग जैसे फेफड़े, तिल्ली, लीवर, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होता है तो इसे उलझा हुआ फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या भीतरूनी मतलब अंदर की रक्तस्राव और अंगों की क्षति होती है। ऐसी स्थिति में मरीज को बिना ज्यादा हिला डुलाए तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्स आराधना वर्मा को एक केस मिला जिसमें बच्चे की हड्डी टूटी थी लेकिन पूरी तरह नहीं बल्कि केवल दरार पड़ी थी और हड्डी हल्की मुड़ गई थी। इस प्रकार के अस्थिभंग को क्या कहते हैं? आप बताइए, इस प्रकार के अस्थिभंग को क्या कहेंगे? आपको भी ऊपर पढ़ाया ना, हल्की हल्की दरार, ग्रीन स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मनु उपाध्याय एक गंभीर रूप से रक्तस्राव कर रहे हैं, मरीज को प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। रक्तस्राव रोकने के लिए उन्हें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बताइए। तो सभी तरीके अपनाने चाहिए भैया, जो लिखा है यहाँ पे पढ़ लेना आप, ठीक है। वही प्रश्न है बार बार। अनामिका यादव, ऊपर हमने आपको कहानी में बता ही दिया है, ठीक। इतना प्रश्न था। अब बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो गाइस आज का टॉपिक अब हम यहीं पे, देखिए अभी बचे हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मूर्छा, स्वाक, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें कवर कर लेंगे। और देखिए वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं लेके गए और कोशिश यही करेंगे कि 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, ठीक है। तो अब आप अपना प्रयास करिएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।